हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अनूप राज एंड यू आर वाचिंग एडुक्लू। तो गाइस, इस वीडियो में बात करूंगा सीबीआई, एनसीबी और ईडी के बारे में और देखूंगा कैसे फंक्शंस कैसे काम करते हैं ये। आपने आई एम श्योर सुना ही होगा, हाल ही में सीबीआई, एनसीबी, ईडी ये नामें बहुत चर्चे में हैं क्योंकि ये हैंडल कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का केस। बेसिकली ये सब तो होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, मतलब ये बेसिकली डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं ताकि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। आप एक तरह से देखेंगे तो पुलिस हो गया, या फिर बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, या फिर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो गया, ये सब भी एक तरह का ही एजेंसी है। लेकिन अगर जब बात करते हैं सीबीआई, एनसीबी, ईडी की, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेज होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा जो मेजर केसेज होते हैं जिसपे ज़्यादा बहुत ही बड़ा कोई इशू हो गया रहता है, तो उसमें ये सब इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो आइए बारी बारी से देखते हैं कि कैसे काम करते हैं ये। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ईडी की, जिसे हिंदी में हम लोग प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये 1 मई 1956 को इस्टेब्लिश किया गया था और ये अभी वर्क करता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो अगेन अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ निर्मला सीतारमन। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये वर्क करता है अंडर प्रोविजन ऑफ फेमा 1999। ये एक्ट है फेमा और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आइए देखते हैं क्या है ये और कैसे वर्क करता है। अब हम देखते हैं ईडी के फंक्शंस क्या क्या हैं, वो कैसे काम कर सकता है। सबसे पहले ये देखिए कि जो प्रोविज़न है फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो इसका जो वायलेशन होता है तो इसको इन्वेस्टिगेट करता है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देखिए इसमें होता है हवाला ट्रांजेक्शन्स या फिर परचेज ऑफ एब्रॉड एसेट। परचेज ऑफ एब्रॉड एसेट कहने का सेंस हो गया, अगर आपकी कोई संपत्ति है, जायदाद है, जो इलीगल तरीके से आप एब्रॉड में खरीद के रखे हैं, जैसे नीरव मोदी केस हो गया, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम। तो ये इस टाइप का जो फॉरेन एक्सचेंज का वायोलेशन है, ये देखती है फेमा। और ये अगेन कौन देखती है? ईडी। तो हवाला ट्रांजेक्शन, यहाँ पे एक वर्ड आया तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। हवाला ट्रांजेक्शन, सपोज दैट आप यहाँ से फॉरेन कंट्री चले गए, गए तो हो इलीगल तरीके से, वीज़ा लेके, मगर क्या हुआ, आप 1 साल वहाँ गए, आपने देखा वहाँ पैसा अच्छा आ रहा है, तो क्या होता है 1 साल के बाद आपका अगर वीज़ा एक्सपायर कर जाता है, उसके बाद आप वीज़ा नहीं बनवाते, तो अब वहाँ पे आप इलीगल हो गए, लेकिन फिर भी आप पैसा तो कमा रहे हैं। और अगर उस पैसे को आपको इंडिया ट्रांसफ़र करना होगा तो आप बिल्कुल मदद लेंगे बैंक की, लेकिन बैंक आपकी मदद नहीं करेगा क्योंकि आप इलीगल तरीके से पैसे कमा रहे हो। तो इस टाइप के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके लिए वो एक अलग डीलर का यूज करते हैं। वो क्या करेगा, सपोज दैट कोई पर्सन है ए, वो वहाँ पे पैसे कमा रहा है दुबई में, सपोज दैट दुबई, तो वो क्या करेगा, कोई एक डीलर को कांटेक्ट करेगा, डी मान लेते हैं, और इसको वहाँ पैसा दे देगा उसी कंट्री में। और ये डीलर क्या करेगा, अपने नेटवर्क के थ्रू इंडिया में कोई डीलर बैठा होगा, अगेन उसको डी मानते हैं, और वो क्या करेगा, ये डीलर को ये कॉल करेगा और यहाँ से इस डीलर से ये पैसा दे देगा जिसको चाहिए, जो नीडेड होगा उसको दे देगा पैसा। आप समझिए कि ये जो पर्सन बैठा है, ये इसका पैसा इलीगल है, लेकिन चूंकि इसी देश में इसको ट्रांसफ़र करना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको हैंड टू हैंड दे सकता है। लेकिन फिर इस कंट्री से इस कंट्री लाने में इसको पैसा ना ही मनी बैंक ट्रांसफ़र करना पड़ा, ना ही फिजिकल ट्रांजेक्शन हुआ, ये डायरेक्टली इसको दे सकता है। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स को कहते हैं हवाला ट्रांजेक्शन्स, और ये पूरी तरह से इलीगल होता है क्योंकि इसमें ना तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है और ना ही गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है पावर टू रिसीव इंटेलिजेंट इनपुट फ्रॉम इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, कंप्लेंट एटसेट्रा। तो बेसिकली इनके पास पावर्स होता है कि कहीं से भी सेंट्रल एंड स्टेट में कोई एजेंसीज हैं तो उनसे ये इनपुट ले सकते हैं, उनसे कोई डेटा अगर लेना हो, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जैसे अभी जो ईडी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो वो क्या उसके पास पावर्स हैं कि वो जाके मुंबई पुलिस के एफआईआर चेक कर सकता है, कौन कौन से कंप्लेन रजिस्टर हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, ये सब देख सकता है। तो ईडी
बॉम्बे पुलिस की एफआईआर चेक कर सकता है, कौन कौन से केस रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके बाद आता है पावर टू सीज एसेट और टेक अंडर कंट्रोल ऑफ कल्प्रिट्स एसिड इफ फाउंड गिल्टी अंडर फेमा और पीएमएलए। तो बेसिकली ये दोनों एक्ट हो गए, फेमा और पीएमएलए। तो इसके अंडर अगर कोई भी कल्प्रिट दोषी पाया जाता है तो इनके पास ये भी पावर है कि वो उस एसेट को अपने कब्जे में ले सकते हैं। उसके बाद अंडरटेक सर्च एंड सीजर अरेस्ट प्रोसिक्यूशन एक्शन एंड सर्वे। तो यही बात हुई कि यहाँ पे ये अरेस्ट कर सकते हैं उनको, अगर उनको लगे कि ये दोषी है, उनके ऊपर कोई एक्शन लेना है तो ले सकते हैं, या फिर कोई सर्वे करना हो या फिर रेड करना हो, तो ये सब इनके पास प्रॉपर तरीके से इनके पास राइट है ये सब करने का। उसके बाद जो केसेस सेटल, जैसे जो भी इन्वेस्टिगेट किए, जो भी रिजल्ट निकल के आया उसके बेसिस पे क्या पेनल्टीज होंगी और क्या क्या उन पे लगना चाहिए, उनको क्या पनिशमेंट देना चाहिए, तो ये सब भी ये डिसाइड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अब इसके बारे में आप नाम से ही पता कर सकते हैं। नारकोटिक्स, नारकोटिक्स मतलब होता है ऐसी चीज जो नशीली हो, जिससे खाने या पीने से नशा आए। तो सबसे पहले इसको देखेंगे इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 17 मार्च 1986 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अगेन इसकी भी हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, जो कि अमित शाह हैं करंट मिनिस्टर। अब बात करें नारकोटिक्स का, तो नारकोटिक्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, हीरोइन हो गया, कोकेन हो गया, मॉर्फिन हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया और बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। और ये वक्त वर्क करता है अंडर एक्ट एनडीपीएस 1985। एनडीपीएस क्या होता है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। देखिए एनडीपीएस बेसिकली क्या होता है, जो भी ड्रग्स हो गए हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट इलीगल तरीके से, जैसे दवा मेडिसिन बनाने के लिए भी ड्रग्स का यूज होता है लेकिन वो लीगल तरीका हुआ क्योंकि उसके बेनिफिट्स हुए। इलीगल जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है तो उन सबको पकड़ने में हाथ आता है एनसीबी का। अब देखिए हम बात करेंगे एनडीपीएस के अंडर क्या क्या आता है। सबसे पहला बात है फार्मिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स लाइक ड्रग्स। देखिए किसी भी ड्रग्स का फार्मिंग, खेती करना या उसको उगाना, ये है हो गया इलीगल, ये एनडीपीएस के अंडर आता है। और ये एनडीपीएस कौन कंट्रोल करता है, एनसीबी। ये आप कह सकते हैं ये एक्ट एनसीबी के लिए ही बनाया गया है ताकि इलीगल तरीके से यहाँ पे ड्रग्स की स्मगलिंग ना हो पाए। सेलिंग, स्टोरिंग, बाइंग और कंज्यूमिंग, यानी कि खरीदना, स्टोर करके या रखना, खरीदना, रखना, बेचना या फिर कंज्यूम करना, ये सब इलीगल है। उसके बाद एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, यही हुआ स्मगलिंग। स्मगलिंग भी इलीगल तरीके से, तो इन सब को भी कौन देखता है, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कीप्स एन आई ऑन स्मगलिंग स्पेशली ऑन बॉर्डर्स लाइक असम, पंजाब, यूपी एटसेट्रा। तो बेसिकली जो स्टेट के बॉर्डर्स होते हैं ना, जिससे वो नाइबर कंट्री से कनेक्टेड हो गया, जैसे कि असम हो गया, पंजाब हो गया, तो इन सब पे ज़्यादा ये ध्यान रखता है क्योंकि माना जाता है कि जो भी हमारे ड्रग्स की स्मगलिंग होती है वो हमारे नाइबर कंट्रीज से ही होती है। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ पनिशमेंट एंड पेनल्टीज़ की, जो भी एनसीबी लगाती है अ, कुछ भी इलीगल नारकोटिक्स के लिए। तो सबसे पहला है 1 ईयर ऑफ जेल या फिर 10,000 रुपीज़ फाइन, या फिर दोनों, या तो 1 साल के लिए जेल या तो 10,000 रुपये का फाइन, या फिर दोनों लगा सकती है फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्मगलिंग। यानी कि अगर आप छोटे तरीके से, सपोज दैट सिर्फ एक दो आदमी ही ले रहा है, एक दो आदमी को ही आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए 1 ईयर का जेल, 1 साल की जेल हो सकती है, 10,000 फाइन या फिर दोनों। उसके बाद आता है ऐसा क्वांटिटी जो कि ग्रेटर देन हो स्मॉल क्वांटिटी से, बस लेसर देन हो कमर्शियल क्वांटिटी। मतलब अगेन आप इसको भी समझ सकते हैं इसी तरह कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा क्वांटिटी खरीद या बेच रहे हो जो कि कमर्शियली तो नहीं है मगर फिर भी एक बड़ा क्वांटिटी हो, तो उसके लिए अप टू 10 ईयर्स ऑफ जेल और 1 लाख फाइन और बोथ। और तीसरा आता है फॉर कमर्शियल पर्पज। तो देखिए कमर्शियल पर्पज में अप टू 20 ईयर्स ऑफ जेल, 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है विथ 2 लाख फाइन या फिर दोनों। तो ये था काम करने का तरीका एनसीबी का, ये था पेनल्टीज जो वो देती हैं। अब हम बात करेंगे सीबीआई,
जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है इंडिया में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये इंडिया की ही नहीं बल्कि अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें ऐसा खास। सीबीआई इज़ द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। सीबीआई जो है इंडिया का प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से कहें तो। उसके बाद ये ऑपरेट होता है अंडर ड्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल में बेसिकली जो भी स्टाफ का वेलफेयर हो गया, स्टाफ के जो भी स्टाफ को लेके रिक्रूटमेंट हो गया या फिर स्टाफ्स के रिटायरमेंट हो गया, तो ये सब देखता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। पब्लिक ग्रीवियंसेस, बेसिकली पब्लिक ग्रीवियंसेस का मतलब होता है जनता की गुहार, पेंशन जो हो गया, तो इन सबको कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, और इसके अंडर काम करता है सीबीआई। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1941 में। बेसिकली 1941 में ग्रुप ऑफ पुलिस बनाया गया था, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें से ही कुछ लेके ग्रुप बना दिया गया था, और धीरे धीरे ये अच्छे काम करते गए तो इन्हीं ग्रुप को एक तरह से डिपार्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया आगे चल के। अगेन इसकी भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एक चीज़ कॉमन है, न्यू दिल्ली जो सबकी हेडक्वार्टर है, एनसीबी की भी, ईबी की, ईडी की भी और सीबीआई की भी। इन 1965 1965 में इसको एक्सपेंशन जुरिडिक्शन मिल गया टू इन्वेस्टिगेट ब्रीचेज ऑफ सेंट्रल लॉज इन्फोर्सेबल बाय द गवर्नमेंट। अब इनको इनके अच्छे काम को देखते हुए 1965 में इनको पावर्स मिल गए, इनको एक्सटेम्प मिल गया टू इन्वेस्टिगेट सेंट्रल लॉज इन्फोर्सेबल बाय द गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल लॉज गवर्नमेंट लगाती है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनको पावर मिल गया। और ये क्या क्या इन्वेस्टिगेट कर सकती है? मल्टी स्टेट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो बेसिकली पुलिस देखिए एक राज्य के लिए होती है, बिहार की पुलिस हो गई, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का ही केस था, तो बिहार की पुलिस गई थी मुंबई में लेकिन कुछ हाथ लगा नहीं तो वो वापस चली आई। लेकिन सीबीआई के पास ये पावर रहता है कि वो सारे स्टेट में, वो जितना चाहे उतने स्टेट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स खंगाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सीबीआई चाहे तो एफआईआर चेक कर सकती है किसी भी पुलिस का, किसी भी डिपार्टमेंट का, और इंटरनेशनल केसेज हो गए, जो भी बड़े बड़े इंटरनेशनल केसेज हो गए उनको भी हैंडल करती है। स्पेशल क्राइम्स हो गए, इकोनॉमिक क्राइम्स हो गए, या फिर करप्शन का ही कोई केस हो गया, तो इन सबको भी देखती है सीबीआई। इसके बाद इन्हें प्रोविज़न है, जो प्रोविज़न जो एक्ट है वो कौन सा है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इसके अंडर ये सीबीआई काम करती है। अब देखते हैं हाउ इट वर्क्स। देखिए सबसे पहला बात कि सीबीआई जो है इतनी प्रीमियर है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट और सेंट्रल पावर्स जो भी हैं यही ऑर्डर दे सकती हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कोई भी नॉर्मली या कोई भी ऑर्डिनरी केसेस में सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने नहीं दिया जाता है। उसके बाद ये एक और प्रोविज़न है जो है डीएसपीई एक्ट 1946। डीएसपीई हो गया दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि 1941 में जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो बेसिकली पुलिस के ग्रुप्स की थी, तो उसी पे डीएसपीई एक्ट बनाया गया 1946, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। और ये कन्फर्स करता है पावर, ड्यूटीज़, प्रिविलेज एंड लाइबिलिटीज़। और इसका जो अभी करंट डीजीपी की जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं, करेंटली यही हेड होते हैं सीबीआई के, तो वो कौन है? फॉर्मर डीजीपी ऑफ मध्य प्रदेश, जिनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। ये बेसिकली आप कह सकते हैं सीबीआई के हेड हैं। लास्ट पॉइंट में बताना चाहूँगा कि ये तीनों किस तरह से कनेक्टेड हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में। देखिए सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया सीबीआई को, लेकिन सीबीआई ने क्या देखा, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते करते बीच में नारकोटिक्स ट्रांसफ़र होने लगा। तो नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स की स्मगलिंग देखी गई, तो इसलिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, एनसीबी फिर यहाँ पे जुड़ गई। इसके बाद और देखा गया कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम चल रहा है, पैसे भी इधर उधर किए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे फिर लाया गया ईडी को। तो अब ये तीनों मिल करके इस केस की छानबीन कर रही हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।